आप ये काम करें, ये नहीं करें। समझ रहे हैं आप? तो एक परिस्थिति या पद के निर्धारण से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है और इससे सभी को अपना अपना काम करने में आसानी हो जाती है और एक समाज में व्यवस्था कायम हो जाती है और जिससे समाज व्यवस्थित रूप से चलने लगता है। इसलिए प्रस्तुति और भूमिका मिलकर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामाजिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें पारस्परिक संतुलन और तालमेल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम प्रस्तुति और भूमिका के माध्यम से करते हैं। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है प्रस्तुति व भूमिका समाज में श्रम विभाजन का, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर उसकी प्रस्तुति निर्धारित हो गई और उसका भूमिका निर्धारित हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो सभी लोग एक जैसा ही काम करेंगे तो सोसाइटी कैसे चलेगी? नहीं चल सकती ना। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर अपनी प्रस्तुति प्राप्त करता है, प्रदत्त अर्जित, और उसके बाद फिर उसके कामों का बंटवारा हो जाता है और इन कामों के बंटवारों को हम श्रम विभाजन भी कह सकते हैं। और इस श्रम विभाजन के माध्यम से सामाजिक कार्यों को हम सरल बना देते हैं और सामाजिक व्यवस्था में जब व्यक्ति अपनी सरलता से काम करता है और अपनी प्रस्तुति का अनुरूप कार्य करने लगता है तो सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चलती है। दूसरा इसका जो मेन फैक्टर है वो है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। तो रोल और स्टेटस सामाजिक नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। सामाजिक नियंत्रण समझते हैं आप? हम प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करें, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें और अपनी सीमा में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, इसलिए समाज स्वतः ही कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए सामाजिक नियंत्रण में भी ये रोल और स्टेटस महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, क्योंकि सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित एवं संगठित करती हैं। क्योंकि सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियमित और संगठित करती हैं और ये नियमित और संगठित करने की जो व्यवस्था है इससे हम सामाजिक नियंत्रण को कर पाते हैं। प्रस्तुति और भूमिका व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। प्रस्तुति और भूमिका व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। समझते हैं आप? प्रश्न कर लूंगा मैं आपसे। क्रियाशील इसलिए बनाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पद दिया जाता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि आप इस पद के अनुरूप काम करें। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रस्तुति प्राप्त नहीं होती। तो प्रस्तुति जब प्राप्त होती है तो उसी के अनुरूप व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है, भूमिका निभाना पड़ती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है और जब क्रियाशील होता है तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का संपादन करता है और सामाजिक क्रियाओं को करने से मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि सामाजिक क्रियाओं को करने में ये प्रस्तुति और भूमिका मार्गदर्शन का काम भी करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निर्धारित होती है। इसमें एक विशेषता ये है कि परिस्थिति के अनुरूप हमारी भूमिका निर्धारित है। इसलिए जिस व्यक्ति की जो परिस्थिति है उसके अनुरूप हम ये पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी ये भूमिका होगी, क्योंकि वो संविधान और कानून में रहकर ही उस परिस्थिति का निर्वहन करेंगे। तो हमको ये फायदा मिलता है प्रस्तुति और भूमिका के माध्यम से कि हम व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व अनुमान भी लगा सकते हैं। समाज में निरंतरता एवं स्थिरता बनी रहती है, यानी कि प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं हमारी पूरी होती हैं। प्रस्तुति व्यक्ति में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। समाज में ऊंची और नीची परिस्थितियां, ये इसको आप ध्यान से सुने, समाज में ऊंची और नीची परिस्थितियां व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती हैं।
समझ रहे हैं आप? जब हम समाज में ये समझते हैं कि हमारी परिस्थिति निम्न है, तो हम उस अचीव्ड स्टेटस में मेहनत करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और अपना सम्मान पाने के लिए, अपनी स्टेटस को ऊपर उठाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि और पद को प्राप्त करने के लिए इससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो इससे समाज गतिशील बनता है, और इसलिए परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से समाज में गतिशीलता आती है, और हम सब लोग इसको व्यवस्थित बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। थैंक यू। अब एक थोड़ा सा मैं इसमें 2-3 प्रश्न आपको छोड़ रहा हूं कि आप इस पर विचार करें कि परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या हैं। मैंने आपको बताया था परिस्थिति के निर्धारण के आधार। दूसरा, परिस्थिति के प्रकार व अंतर बताइए। परिस्थिति के प्रकार व अंतर बताइए। परिस्थिति व भूमिका में अंतर बताइए। और चौथा है इसमें परिस्थिति का समाज शास्त्रीय महत्व। परिस्थिति का समाज शास्त्रीय महत्व क्या है। ठीक है, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और इस तरह आपको मैंने पूरी इसकी जो जानकारी है वो सिलसिलेवार आपको दे दी, आप इसको पढ़, ठीक है।